और अहमदाबाद अहमदाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मेन कंसल्टेंट है। डॉक्टर शकील एमडी पीडियाट्रिशियन है। ही इज अ फेलो ऑफ नियोनेटोलॉजी फ्रॉम एनएनएफ एंड फेलो ऑफ पीआईसीयू फ्रॉम ईशा। So I welcome him to share his experience on the recent Chandipur outbreak uh, that is looming even near the Ahmedabad city. In fact, there are cases in Ahmedabad city, so it is important कि हम लोग पहले से अवेयर रहे ये डिजीज के बारे में, ये रोग के बारे में, क्योंकि हमारे लिए ऐसा आउटब्रेक काफी नया है, बहुत बार बार नहीं होते रहता है। इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये यूपी और बिहार में ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में काफी कॉमनली दिखती है। ये फर्स्ट टाइम वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे करियर में तो मैं देख रहा हूँ, तो इसीलिए डॉक्टर शकील को इनवाइट किया हुआ है। उनकी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनका नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे, तो काफ़ी हेल्प होगा हमें। सो डॉक्टर शकील, ऑल माइक योर्स। आप बताइए हमें ये क्या है, चांदीपुर वायरस क्या चल रहा है आज का, व्हाट इज द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ द इलनेस। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज डॉक्टर शकील उडालीवाला। चांदीपुरा वायरस, पहले नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो मैं उसके बारे में बता दूं कि 1965 के अंदर महाराष्ट्र में चांदीपुरा करके जो प्लेस है वहां पर पहली बार ये वायरस फाइंड किया गया था, जिसकी वजह से वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है। इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, सैंड फ्लाई, इट्स अ वेराइटी ऑफ फ्लाई और अ मस्क्यूटो विच इज फाउंड, यानी ये जो सैंड फ्लाई मस्क्यूटो रहता है वो उसकी साइज कन्वेंशनल मच्छर से बहुत छोटी होती है, मक्खी से बहुत छोटी होती है। 3 मिलीमीटर का एक ब्लैक कलर की मक्खी रहती है कि जिसके बॉडी के अंदर चांदीपुरा नामक वायरस बनते हैं, यानी कि पलते हैं। राइट, इट टेक्स चांदीपुरा वायरस एज अ फीडिंग फ्रॉम द ब्लड। और मेनली ये जब मच्छर इंसान को काटता है तब वो मच्छर जो वायरसेस बॉडी के अंदर जाके रेप्लिकेट करते हैं और कुछ दिनों के बाद उसके सिम्टम्स शुरू होते हैं। इट इज एन आरएनए वायरस। आरएनए वायरस होने की वजह से उसके म्यूटेशन काफी ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उसके सामने वैक्सीन बनाना मुश्किल है। रिसेंट टाइम में उसके सामने कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। चांदीपुरा वायरस मेनली अफेक्ट करता है यंग एज पॉपुलेशन को, 6-7 महीने से लेके 8-10 साल, 14 साल के कम उम्र के बच्चों को और वृद्ध लोगों को। बेसिकली जहां पर भी इम्यूनिटी कम होती है उस कम इम्यूनिटी की वजह से वायरल लोड बढ़ जाता है और चांदीपुरा वायरस के सिम्टम्स आते हैं। चांदीपुरा वायरस के सिम्टम्स के अंदर हाई ग्रेड बुखार आना और बेसिक मलेज, सर्दी खांसी वगैरह से शुरुआत होती है। फिर मेन सिम्टम्स उसका मगज के अंदर यानी ब्रेन एनकेफेलाइटिस। इट इज बेसिकली एनकेफेलाइटिस। एनकेफेलाइटिस का मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर सूजन, मगज और उसके आजू बाजू के चेता तंतु में वायरस घर बना के वहां पर सूजन करता है, जिसकी वजह से खींच आना शुरू होती है, जिसे कन्वल्जन बोलते हैं। तो इंसान को, आई मेनली स्पीक फ्रॉम द चाइल्ड्स परस्पेक्टिव, सो बच्चों को काफी ज्यादा खींच आती है। वो खींच की वजह से ब्रेन के सेंटर डैमेज होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी, अपॉन द वायरल लोड बॉडी के अंदर कितना है, इट कैन बी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर माइल्ड डिजीज है तो कुछ दिन बुखार और सर दर्द वगैरह से बाद धीरे धीरे बच्चों रिकवर करेगा, और अगर सीवियर कंडीशन है तो इट कैन लीड टू ब्रेन डैमेज। तो उसके सिम्टम्स, ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है, जैसे कि टेम्पोरल पार्ट यानी कि यहाँ का ब्रेन इन्वॉल्व है तो बच्चे को बहुत सारी हाथ और पैर। एक मिनट, डॉक्टर शकील आप म्यूट हो गए हो। हाँ, तो वी यस, लॉस्ट लास्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ व्हाट यू सेड कि अगर टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है तो क्या अगर सिम्टम्स टेम्पोरल होंगे। तो सर बच्चे को हाथ और पैर में खींचेंगी, देयर विल बी लॉट ऑफ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। अगर फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है सो देयर इट विल बी abnormal behavior. So depending upon the where the virus is accumulating, we may have neurological symptoms, and worst thing is that it can lead to loss of life if vital organs are involved.
रेस्पिरेशन सेंटर्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाए तो वो घातक हो सकता है, और सीवियर केस के अंदर से 70 to 80% मोर्टालिटी है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो सैंड फ्लाई की बात करते हैं, और जब मैंने पढ़ा है कि जब मस्कीटोज इन्वॉल्व रहते हैं तो वो सेम मॉस्किटोज है जो डेंगू स्प्रेड करते हैं, एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज। तो ये सैंड फ्लाइज के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ होती है, उससे कैसे बच सकते हैं, और व्हाट मेजर्स कैन बी टेक टू प्रिवेंट इट्स बाइट। Sure, sir. Sir, sandfly is a variety of a fly. It's smaller than the conventional fly. उसकी 3 मिलीमीटर की साइज होती है। सैंड फ्लाई मेनली पाई जाती है दीवार की तिराड़ के अंदर, जहां पर अपने घरों की ओके। दीवार में हॉल होते हैं, तिराड़ होती है, वहां पर क्रैक्स ऑफ द वॉल, उसमें सैंड फ्लाई मेनली अपने एग्स को ले करते हैं, और एट द सेम टाइम दे कैन ले अप टू 80 to 100 एग्स, जो लार्वा बनते हैं, प्यूपा बनते हैं, और उसके अंदर से सैंड फ्लाई बनती है। और जी। दूसरी जगह सैंड फ्लाई जहां पर पलती हुई होता है कि जहां पर भरा हुआ पानी होता है, बंधियार पानी, अक्यूमुलेटेड वाटर्स के अंदर सैंड फ्लाई होती है। तो दीज आर टू मेन सोर्सेज ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सैंड फ्लाई। तो इसलिए उनसे बचने के लिए घर में जो भी अपने क्रैक्स हो, दीवार के क्रैक्स वगैरह को सबसे पहले पूर देना चाहिए, और जहां पर बंधा भरा हुआ पानी है वहां पर जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। और सेकंड चीज, सैंड फ्लाई, वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैंड फ्लाई इज इट कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई, उसकी उड़ने की ओके। क्षमता कम है, तो नीचे नीचे ही ये मक्खी उड़ती है। तो अगर जमीन पर इंसान गद्दा डाल के सो रहा है, उससे अच्छा रहेगा ग्रामीण विस्तार में मेनली कि वो लोग खाटले के ऊपर, बेड के ऊपर सोए थोड़ी ऊंचाई पर, ताकि सैंड फ्लाई से बचने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सेकंड चीज कि बच्चों के हाथ पैर ज्यादा एक्सपोज ना हो, उनको शर्ट पैंट यानी फुल पैंट एंड लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहनाए जाए, ताकि बॉडी पर मच्छर काटने के चांसेस कम हो। चाइल्ड फ्रेंडली मस्किटो रेपेलेंट्स जो आते हैं वो अप्लाई किए जाए, जिसकी वजह से बच्चे को मच्छर काटने कम हो। और समतोल आहार, समतोल आहार इज विल बी द मेन थिंग जो इम्यूनिटी को अच्छा रखेगी। देयर विल बी लेस वायरेमिया एंड बेबी विल रिकवर क्विकर। सो मेन थिंग विल बी टू फिल द क्रैक्स एट द होम, बंदियार पानी के अंदर जंतुनाशक दवा का छिड़काव करना, बेड पर सोना, फुल स्लीव के कपड़े पहनना, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समतोल आहार लेना। जी। सो इम्यून सिस्टम को एनहांस करके उनको, दैट इज हाउ वी विल हैव द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट दिस वायरस। तो यस। प्रश्न ये है डॉक्टर शकील की, सबसे पहले जल्दी से जल्दी कैसे पिकअप किया जाता है ये डिजीज को, और सस्पिशन, व्हेन डू वी रेज अ सस्पिशन कि हो सकता है इसको आगे टेस्ट कराए। यस sir, it's a relatively new disease. Test is not easily available yet. अभी गुजरात गवर्नमेंट ने एक दो जगह पर टेस्टिंग शुरू किया है। आई थिंक इन अपकमिंग डेज some of the private laboratories will also start doing it. As of now, there are no private laboratories who are doing it and giving the confirmatory reports for the test. So we have to work mainly on the basis of the clinical sign and symptoms. ओके। We should not be scared of the disease, but we should be vigilant about it. अगर आपको एग्जैक्टली। हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर के लिए इट्स अ वायरल डिजीज, सो सिम्टम्स विल बी, ट्रीटमेंट विल बी सिम्टोमेटिक ओनली। तो मेन थिंग आई रिकमेंड के घर पर ट्रीटमेंट ना करें, किसी भी स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर से विजिट करें। और फीवर के साथ अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स है कि बच्चा या बड़ा अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, खींच के लक्षण लगे, सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, दीज आर द पिकअप फैक्टर्स के जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। राइट, राइट। और जैसे कोविड में भी हुआ था कि शुरुआत में गवर्नमेंट लैब्स टेस्टिंग का जिम्मा लेते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन में ये डिजीज स्प्रेड होता है तो प्राइवेट लैब्स भी आने लगते हैं। Yes, तो sir. क्या टेस्ट है दैट आर अवेलेबल एंड विल बी अवेलेबल टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम? Yes, sir. Sir, we can do taste from the various fluids of the body. So most conventionally हम लोग ब्लड को
लेते हैं, यानी ब्लड सैंपल ही किया जाएगा, सीरम टेस्टिंग विल बी डन, और साथ में सलाइवा एंड म्यूकस सिक्रीशंस का सैंपल लेके लेबोरेटरी में भेजना होता है. दे विल डू द पीसीआर टेस्ट, दे विल check the particles of the protein which are available in the contaminated sample, infected sample, और उसके बाद करीबन Right. रिजल्ट आते हैं उसमें विद इन 12 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाता है. सीवियर केसेस Okay. के अंदर के जहाँ पर सस्पिशन ज्यादा है और पेशेंट को आईसीयू में रखा गया है, तब सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन के अंदर से जो प्रवाही होता है, उसके कमर के पानी की जांच करके भी हम लोग डेफिनेटिव रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं. ओके. ओके. सो विंडो पीरियड 12 से 48 आवर्स, 48 घंटे में RT-PCR is the test that, if I'm not mistaken, exactly like COVID, यस सर. और एक कंफर्मेटरी टेस्ट आ सकता है. तो यस. जब तक टेस्ट आए तब तक सपोर्टिव केयर की जरूरत है, और जैसे डॉक्टर शकील ने बताया कि इट इज गोइंग टू बी सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव केयर. यस सर. So, what are the other measures that the parents, when, because this is for younger age group, that they need to take uh, once it is established that this child has fever and has neurological complaints? So, what are the steps that need to be taken? Sir, see, parents can take preventive measure at home, as we discussed earlier, that they can do the mosquito control and they can maintain the Yeah. nutrition status. But once the baby has been contaminated or has been infected by the this Chandipura virus, and it is confirmedly positive, then it's a fight between the body's immunity and a viral load. यानी Okay. उसके बाद अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, फर्स्ट थिंग दे शुड नॉट इग्नोर द सिम्टम्स. घरेलू ट्रीटमेंट या अपने आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें. बच्चे को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है तो अच्छे आईसीयू के अंदर भर्ती करें, और वहां पर फ्रॉम द डॉक्टर्स परस्पेक्टिव ऑफ व्यू, व्हाट वी शुड डू एज डॉक्टर्स के वी नीड टू manage the input and output charting of the baby. We need to look के बच्चे को convulsions आ रहे हैं कि नहीं, और convulsions है तो उसके लिए जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो यूज करी जाती है, जैसे कि लोराजेपाम, माइडाजोलम वगैरह, it will be an entire concept of ICU then once the Chandipura virus is established and if there is neurological sign and symptoms. Okay. What parents can do, they can be in touch with the pediatrician regularly, intensivists regularly, if the symptoms are there. And it will be the fate of the immunity versus the viral load, that how severe the disease is going to be. If the ICU care is good, the good part is that after 4 to 5 days, this it is a virus basically. जैसे कि सर्दी खांसी अपने आप मिटने लगती है, थोड़े टाइम में वायरस का लोड कम होगा, उनका लाइफ स्पैन कम होगा, एंड बेबी विल स्टार्ट टू रिकवर गिवन दैट कि बच्चा वहां तक सर्वाइव कर लेता है. ओके. सो ये नॉर्मल नेचुरल कोर्स कितने दिनों का होता है इस वायरस का? और कभी कभार जैसे हमने डेंगू में देखा है कि बुखार नॉर्मल टच हो जाएगा, उसके बाद रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स. तो ऐसा कुछ ये Sir, इलनेस में है? natural course of, I mean, it's a relatively new disease. Natural course of the disease. Yes. I read somewhere that it will last for weeks. It complete recovery may take up to 3 weeks. 3 एक हफ्ते जितना टाइम लग सकता है completely recover होने में. जैसे कि आपने बताया कि डेंगू के फेज में बुखार खत्म होने के बाद उधर लीकिंग फेज स्टार्ट होता है, वैसल डेंगू के करेक्ट. अंदर, और सूजन आनी शुरू होती है, यूरिन आउटपुट कम होता है. इन अ सिमिलर वे दिस इज द वायरस एज वेल. तो वायरस के पार्टिकल को बॉडी मिस इंटरप्रेट करेगा एज देयर ओन प्रोटीन, एंड देयर कैन बी पर्सन टू पर्सन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी. बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, वी हैव एज ऑफ नाउ वन 7-year-old baby admitted in my hospital who is diagnosed with Chandipura virus positive. If you allow me, then I would like to inform you my knowledge based on that case that we had, sir. यस, मोस्ट वेलकम सर. Yes, sir. So how our journey went was, we have admitted one 7-year-old boy on last Saturday. So yes, today is a Saturday, so it was a week back. बच्चे की इनिशियल कंप्लेन यही थी कि बच्चे को थोड़ा सा बुखार था और बच्चे को माइल्ड खींच आई थी. हिस्ट्री लेने पर पता चला कि बच्चे को और कोई पहले तकलीफ नहीं थी, फैमिली में किसी को खींच वगैरह की तकलीफ नहीं थी. सो वी वेर सस्पिशियस ऑफ चांदीपुरा वायरस, लुकिंग एट द सिनेरियो. हम लोगों ने बच्चे को एडमिट किया सैटरडे के दिन.
बच्चा सैचुरेशन मेंटेन कर रहा था, ऑक्सीजन नॉर्मल था। फिर उनकी खींच हमने एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन शुरू किए थे, और डॉक्टर जुल्फिकार लोहार हु इज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, उनकी एडवाइस से हमने गार्डिनल और लोराजेपाम के इंजेक्शन शुरू किए थे। बट कन्वल्सन कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। ओवर द कोर्स ऑफ नाइट we reached 4 anti-epileptic medicine, which is the highest we have used in years. Even after that, baby was having convulsion. Then we did electroencephalogram. Electroencephalogram showed continuous convulsive activity. So on the Sunday morning, child was almost semi-comatose. हमने child को Sunday के दिन ventilator machine पर shift किया, which is very dreadful and a dangerous condition for the parents. And जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा था, we had to take consent from parents that baby may or may not survive, but we will do our best. Along with the lots of convulsion, बच्चे का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, जिसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने एड्रेनालिन की ड्रिप शुरू की थी, लेकोजामाइड, गार्डिनल, लेविपिल, ये और टू सेडेट द बेबी फेंटानिल, ये सारे इंजेक्शन वी हैड कंटिन्यूड। चौथे दिन वेंटिलेटर मशीन पर बच्चे को मुंह से और पेट से डर्टी एस्पिरेट्स और ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था। दैट कैन बी ड्यू टू द अदर कॉम्प्लिकेशन और वेंटिलेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, और मे बी द नेचुरल पार्ट ऑफ द चांदीपुरा वायरस, which we'll learn in the future as we get more knowledge regarding the thing. Yesterday morning, baby was stable. उसमें रिकवरी भी आने लगी थी, कन्वर्जन बंद हो चुके थे। वेंटिलेटर मशीन पर से हम लोग बच्चे को कल शाम को निकालने के लिए सक्षम थे। आज बच्चा रिलेटिवली स्टेबल है, ऑक्सीजन हम लोगों ने बंद कर दिया है, बच्चा माँ बाप को पहचान रहा है, और होपफुली फ्रॉम टुमारो we'll start feeding the baby as well, because the dirty aspirates have gone as well. So it's a viral disease. Till the time that active infection and the danger phase is there, उसे संभाल लिया जाए, तो I think this can have good prognosis if due care is given, sir. Yes, sir. Your journey of this patient, it seems to be quite a tight call for the parents, certainly, and even for the doctor, because Yes, sir. he really needs to be on his toes all across till the active phase, it seems, has to kind of settle down at the earliest. That is Yeah. what it looks like to me. And also, मुझे लग रहा है कि ये वायरस सिर्फ ब्रेन तक सीमित नहीं रहता है, सर्कुलेशन पे या फिर ब्लड Yes, sir. कंपोनेंट्स पर भी इफेक्ट कर रहा है, जो आप बोल रहे हो कि ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होने लगता है और ब्लीडिंग भी होता है। तो दैट इज व्हाट वन विल हैव टू लर्न, क्योंकि ये नया डिजीज है और समझने की भी सब लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दूसरा, डॉक्टर शकील, पूछना चाहता हूँ कि काफी बच्चों में फेब्राइल कन्वर्जन की हिस्ट्री होती है और Yes, sir. पॉसिबिलिटी होती है। तो कभी Yes, sir. कभार एक आध कन्वर्जन हो जाए तो 102 के ऊपर फीवर जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फेब्राइल कन्वर्जन है। तो Yes, sir. हाउ डू वी डिफरेंशिएट दीज टू सिचुएशन, बिकॉज वन जो फेब्राइल कन्वर्जन है वो बिल्कुल डेंजरस नहीं है, और ये एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो Yes, इसको sir. कैसे डिफरेंशिएट करें क्लिनिकली? Sir, based on the history and the clinical knowledge only, the febrile convulsion usually happens, वो 6 महीने से लेके ना 5 साल तक के बच्चों में मुख्यतः पाया जाता है। फेब्राइल कन्वर्जन सिर्फ बुखार के यूजुअली टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन के फीचर ये होते हैं कि 6 महीने से 5 साल के बच्चों में होता है, हाई ग्रेड फीवर के साथ होता है, यूजुअली फीवर के फर्स्ट डे पर होता है, वो दिन में सिर्फ एक एपिसोड आता है, और फेब्राइल कन्वर्जन में थोड़ा सा पोस्ट इक्टल ऑरा के बाद बेबी प्लेफुल हो जाता है। जबकि एक चांदीपुरा वायरस के अंदर कंडीशन कीप्स ऑन वर्सनिंग। सो अगर कन्वर्जन है और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर कोई पेशेंट फीवर और कन्वर्जन से के साथ आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल। सर, आप म्यूट हो गए। यस सर, आई एम सॉरी, वी विल कीप द बेबी अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर श्योर। पर अगर मेडिसिन से बच्चा डिटोरिएट नहीं होता है, प्लेफुल हो जाता है, डिजीज वर्सन नहीं होता है, उसके वाइटल्स आर विद इन द नॉर्मल रेंज, देन वी विल टेक इट एज अ फेब्राइल कन्वर्जन एंड वी विल नॉट डू एनीथिंग फर्दर। पर अगर कन्वर्जन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और बच्चा वर्सन होता जाता है, देन वी विल थिंक इन अदर डायरेक्शन, अल्टरनेटिव डायग्नोसिस सच एज मेनिंजाइटिस और चांदीपुरा वायरस,
or all the other things related to neurological disorder. जी, तो other question is that will all Hello. patients infected with Chandipura virus get into the ICU? Okay, there would be a significant Sir, number who sorry, will sir, I not missed need your. ICU care. Sir, I think I missed your voice, but I assume you are asking me if majority of the people will need ICU or will not need ICU. Sir, Yes, yes, honestly, some. yes, sir. Sir, honestly, I feel majority of the people would not be needing ICU. Okay. Only the people with immunocompromised condition and less immunity और जिनको जी, वायरल लोड बहुत ज्यादा गया है उन लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ेगी. बाकी अगर फीवर है, हेडेक है, मलेज है और गुड न्यूट्रिशन, पैरासीटामोल, हाइड्रेशन मेंटेन करने से many of the cases we can take care. That I strongly believe because I went to LG hospital yesterday, which is a government hospital, जहां पर काफी सारे बच्चे चांदीपुरा के एडमिटेड थे. जी, डॉक्टर्स की हिस्ट्री में यही आया था कि भाई मेजोरिटी बच्चों को सबको वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती. अच्छी की द जरूरत रेशियो नहीं. वुड बी 2 out of 10 to 15 kids, sir, who require हाँ, ICU ठीक है. treatment. Yes. Yes, sir. I think this is very reassuring, your experience of seeing these patients at LG hospital, because the panic, once somebody gets into panic, it becomes more difficult to manage than the disease itself. Then in the panic, we take all the irrational decisions. So Sir, exactly, बहुत sir. जरूरी है कि आप पैनिक ना हो. ट्रीटेबल है. जरूरत नहीं है कि अगर बच्चे को ये हुआ है तो आईसीयू में हो और कुछ और खराब हो जाए. रिकवरी इज गुड पॉसिबल, वेरी वेरी पॉसिबल इन फैक्ट. एंड कीप अप द इम्यून सिस्टम, ये बहुत Yes, sir. जरूरी है. और सर, ये जब हम बात कर रहे हैं तो ये Yes, sir. एनकेफेलाइटिस की बात कर रहे हैं जो एकदम शॉर्ट टाइम में हो रहा है. एक्यूट एनकेफेलाइटिक सिंड्रोम, अगर मैं बराबर बोल रहा हूँ तो ये चांदीपुरा एक वायरस है, तो और कहीं वायरसेस हो सकते हैं जो ये इस टाइप का डिजीज प्रेजेंटेशन कर सकता है. Yes, sir. Sir, any tropical virus, it is basically an RNA virus. So any करेक्ट. RNA from virus, and जैसे कि सृष्टि इवॉल्व होती है, we will face new challenges every year, every time. So viruses tend to mutate. So उनके DNA और RNA के अंदर म्यूटेशन की वजह से there were and there will be many of the diseases which has the propensity to affect various organs and the areas of brain or other parts of the body. In fact, this sandfly, which is the same vector which is responsible for the Kala Azar as well. We are very Kala Azar, yes, sir, which we are very grateful that it is not the part of the Indian or Asian subcontinent yet, but the same fly which is causing menace in the African and sub-Saharan countries. And there is a variety of the mucocutaneous Kala Azar, which is quite lethal. 90% mortality is there. So the main thing what we can do as a community, we can spread the disease, I mean the spread of the vector itself, maintain a lot of hygiene, and we can maintain the immunity with the very good nutrition and the natural products such as this tulsi, shahad, good quantity of protein, minerals and everything. So immunity will keep us safe. Other than that, these viruses will come and go. So, but if you are healthy, then I don't think they can damage us more, sir. Absolutely. I think this is the lesson that we have learned even during our COVID time, कि Yes, इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, पहले से बना के रखे और इस पर फोकस करें पहले से. डोंट वेट yes, फॉर द इलनेस एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग द इम्यूनिटी. sir. सो एंड जैसे डॉक्टर शकील ने बताया, एंड व्हाट वी आर एज डॉक्टर सीइंग, देयर इज एन रिसर्जेंस ऑफ वायरल डिसीजेस. And over the last few years, we see more viral diseases than bacterial or parasitic disease, and ये epidemics हो रहा है. Yes, sir. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी हेल्थ पर भी इन्वेस्ट करें इन रेगुलर बेसिस. डॉक्टर शकील, being a homeopath, I would like to share some experiences and some papers that have been published Sir. on acute encephalitic syndrome.
and researches have been conducted. I will just share a PowerPoint. Maybe that can be of interest to you also and to all the other listeners, and see if homeopathy has a standing and a role to play. So I will just try and get uh, my documents to share. In the meantime, I will request if there are any questions, they can just send in the chat box. अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में टाइप करके आप कृपया लिख दीजिए। और सर हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, अगर उनके भी कोई प्रश्न है तो वो भी अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Yes, so if any question, we are happy to take. And here I have this presentation. So I was just going through if there was some experience, earlier experience that was shared. So this is a paper that is published on homeopathic management of acute encephalitic syndrome, Dr. Devesh Kumar Devanshu and Dr. Upansha Kumari. Both these authors have shared, in fact, they have collected the studies that were done on acute encephalitic syndrome, and which I will share, and in a very interesting publication. This is from the International Journal of Homeopathic Sciences, and this was published in 2020, volume number 4. I think they are page number 275 or so. And this article is available on the internet, and I will share the link in the chat box for those who are interested. And I will put up the actual results of this study. Just 1 minute. Okay. Yes, so this is the author, the Central Council of Research in Homeopathy with School of Tropical Medicine in Kolkata, 2007 to 2010. They had done a preclinical in vivo and in vitro study on mice, and they found that giving belladonna 200, yes, if that's the potency, if I'm not mistaken, protected the mice from JE infection. That JE stands for Japanese encephalitis, which is another virus that causes this kind of an encephalitic syndrome. And again, CCRH has taken up a study in King George's Medical University at Lucknow, and that study is from March 215, sorry, not 225, 215, which is an ongoing study. Again, it is a preclinical study, and they are trying to understand the action of Calcarea carp tuberculinum as a combined regime in, again, Japanese encephalitis. And as you see, UP, Bihar, they have this, they are quite endemic for this kind of encephalitic illnesses, especially Japanese encephalitis. In 19, there are 3 years where a preventive study was done in these endemic zones of 3,22,812 people in 96 villages in UP. Again, belladonna 200 was given as a single preventive dose, out of which 39,250 people were followed, and none of them had developed Japanese encephalitis, while this disease was very, very prevalent in that geographic zone. Another publication from Andhra Pradesh government, where belladonna was given in day 1 single dose, day 2 and day 3. Then day 10, Calcarea carp 200 was given on day 10. And on the 25th day, tuberculinum 10M was given. All this regime was given to children from 0 to 15 years of age for 3 consecutive years. Again, remember, this is a very high endemic zone where this study was done. And for 3 consecutive years, 99, 2000, and 2001. And then it was found that in the year 2000, 2,000 cases were registered of JE and only 72 deaths.
In Okay. 2001, only 30 cases were there, and out of which 4 deaths were found. In 2002, only 18 cases were found with no deaths, and in 2003 and 4 there were no reports of JE infection at all. So this showed the impact of the preventive treatment in these acute encephalitis syndrome. One of the reasons, like I said, was Japanese encephalitis. So the question remains, can we draw a parallel for a Chandipur virus? Because like we said, that this also is a virus that affects the brain like the Japanese encephalitis. Then comes the actual treatment where the disease was already diagnosed, and we have this here, where in Central Council of Research with BRD Medical College, Gorakhpur, again UP, where total of 151 kids with acute encephalitis syndrome. They were divided into 2 groups. 121 children was given standard care, and 30 children were given homeopathy as an add-on to standard care. What we found that in the control group, that means homeopathy and the standardized treatment, only 9.9% deaths were found, whereas in the standard care group, out of 121 children, 13 deaths were found, which was 43% was there. There was a 33% in reduction of death rate. And then with the same, because of the same study, they were encouraged to do it on a more larger scale. And what we found in CCRH did it a randomized controlled trial, a total of 612 children, 306 were given standardized care with add-on homeopathy, and another 306 standardized care with placebo. We found 16% reduction in death and disability in homeopathy with standardized care compared to a placebo control, where the control had standardized care with placebo. And the remedies that came through were belladonna, stramonium, arsenic, helleborus, bryonia, sulfur, cuprum, opium, naxomica. There are quite a bouquet of remedies that we had to treat these patients, and I believe that if we can extrapolate these results to the Chandipur virus, which also is an acute encephalitis syndrome, I believe that homeopathy may stand a chance, would have a possible chance, but of course, experience need to be taken. This could be our basis to take the further experiences. So this is what I had to share about what homeopathy has done in the past and what the studies are going on currently. So as you all know, most of you would know that homeopathy is a very individualized system of medicine. जैसे आपके सिम्टम्स आते हैं, जैसे बच्चों के सिम्टम्स आएंगे इसमें, उस तरह से दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होती है. So Dr. Shakil, if anything you would like to comment on these studies, and we have some questions also. Sir, I feel, sir, the prevention of this viral disease, this homeopathic branch will play a very big role, because the main Yes. thing for prevention is immunity, and you would be very good judge or the prescriber of the medicine, which helps to maintain and enhance the immunity, which will have the major preventive role. True. Dr. Shakil, we have some 2 questions. With Yes. convulsions, any other system of pregnant symptoms would be as a presenting symptoms along with convulsion? Fever, of course, is there. Any other than neurological symptoms, would it be a presenting symptom? Sir, not definitely. Sir, it's a viral disease, so features, symptoms are going to be non-specific. But what I see in my OPD, the parents are unnecessarily worried. They are too much worried. हर बुखार को चांदीपुरा वायरस मानने की जरूरत नहीं है. 99% ऑफ द फीवर जो आते हैं, दोज आर सिंपल वायरल फीवर ओनली. अगर कोई डेंजर साइन सिम्टम्स लगते हो, जैसे कि बेसलाइन कन्वल्जन को पकड़ के चलो, खेच आती हो, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो, तो चांदीपुरा वायरस का सस्पिशन लेना है. अदर देन दैट, अगर मान लो कि माइल्ड वेराइटी ऑफ चांदीपुरा वायरस है और सर्दी खांसी बुखार के अंदर बच्चा ठीक हो जाता है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है. करेक्ट. ये चांदीपुरा नाम से डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला ये बहुत जरूरी है.
And Akash Patel, he's asking, is there a chance of an asymptomatic phase of the infection? Sir, there will always be an incubation period. कोई भी डिजीज होने से पहले दो चार दिन डिजीज का वायरस में होगा, सो दैट विल बी इन एसिम्प्टोमेटिक पीरियड के जब भी ये सैंड फ्लाई का जो मक्खी है, जो कीटाणु है, वो काटे तो इट लीव्स आई मीन यू विल रिमेम्बर कि उसका बाइट थोड़ा स्ट्रांग रहता है और रेड कलर का करके ऊपर वो देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ स्वेलिंग। तो उसके बाद कुछ दिन सिम्टोमेटिक जाएंगे, आई थिंक अराउंड 4 to 5 days to week, and then features will start. So yes, there will be an asymptomatic phase before that, but again, not necessary that every bite will be Chandipura virus or सारे fever Chandipura virus होंगे। तो by and large, like from the 100 people or 1,000 people, only 1 or 2 may get Chandipura virus. Other than that, it will be just a normal infection and viral disease only. And one main thing, sir, I would like to inform that Chandipura virus and the sand fly का जो पॉपुलेशन होता है, इट्स अर्ली मानसून डिजीज, अर्ली मानसून। जैसे महीने जाएंगे सितंबर एंड के बाद, आई थिंक अगस्त और सितंबर के बाद तो डिजीज आई थिंक वो चला जाना चाहिए, क्योंकि ये सीजनल मक्खी वगैरह होती है, तो वैसे भी अर्ली मानसून के बाद उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी और अगस्त सितंबर से तो सैंपल विल नॉट बी देयर एनीमोर। बिल्कुल। और ये जो चांदीपुरा का आउटब्रेक है जो हमें गुजरात में अभी दिखाई दे रहा है और या वेस्ट साइड पे दिखाई दे रहा है, इट इज नॉट दैट अनकॉमन, इट हैज हैपेंड अर्लियर इन नागपुर एंड इंटीरियर महाराष्ट्र। सो देयरफॉर बिकॉज वी हैव नॉट एनकाउंटर्ड इट, हमारे लिए एक नया डिजीज है। यश अग्रवाल पूछ रहे इनिशियल मैनेजमेंट, हाउ कैन वी प्रोसीड? यश अग्रवाल, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट दैट प्रिवेंटिव मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन, बी वॉचफुल कि अगर बुखार है उसके साथ ऑल्टर्ड बिहेवियर, बहुत सीवियर हेडेक है, कन्वल्जन्स है, तो चांसेस है कि ये चांदीपुरा इन्फेक्शन हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वही हो। दूसरे वायरल डिसीजेस को भी मिस नहीं करना है इस टाइम पे, जैसे डेंगू है, वेरी वेरी कॉमन, यू विल फाइंड मानसून में। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस? Sir, I have one question. Sir, what should Yes, the Dr. family K. practitioner, what should the family practitioner do and be vigilant whenever there are fever cases? What is the indication of admission? You know, so that at least in the preliminary phase itself, we Yes. can make decision. Yes, I think Dr. Shakil, this is a very relevant and a pertinent question कि कब एडमिट करना है, कब बोल सकते हैं कि ये सेफ है, घर पे रुक सकते हैं हम लोग। If there is a high grade fever which is not being relieved by the medicine, तुमने पैरासीटामोल एक बार दिया फिर भी फीवर नहीं जा रहा है, continuous fever is there is severe headache and altered behavior, these are the warning signs and the baby should be admitted. अगर सिर्फ बेसिक फीवर लग रहा है 9900 और पैरासीटामोल देने से बुखार चला गया है and child gets playful and there are no neurological symptoms, no altered behavior, then you can safely send them home and continue the home remedies. Exactly, exactly. Yes, I think Dr. Kev, this clarifies your question and it will be very helpful for the other family practitioners also, who will see a lot of fever cases in this season. Okay, so with this, I'll make a closing remark. So thank you, Dr. Shakil, for this very, very informative discussion and especially sharing your case journey, so that as doctors who are listening to this, it's going to be very important baseline for us to see what to expect. And as family practitioners, also very important guidelines. And those who are not doctors, they have also understood this disease to whatever depth it is possible at this stage of the epidemic. As time passes, we will get to know more about this disease and we will come back to you on this. So thank you very much, Dr. Shakil. Thank you all for being a part of this. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you, sir.